हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम पढ़ रहे हैं एससीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 की ये बुक, जिसमें हम चैप्टर 3 पर पहुंच चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपका ज्योग्राफी पूछा जाता है तो आप एससीईआरटी की बुक पढ़ना ना भूलें। तो आज का चैप्टर 3 है हमारा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। पृथ्वी लगभग गोलाकार की है और ध्रुवों पर थोड़ी कैसी है, चपटी, और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या कहलाया जाता है? भू आभ, यानी कि जियोइड कहलाया जाता है। भू आभ का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। लर्नर्स, अब आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं जो कि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लासेस मैं डेली ले रही हूँ। प्रैक्टिस टेस्ट आप लोगों को चैप्टर वाइज करवा रही हूँ, तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करके एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलिए और रेफरल कोड का यूज़ करके आप अनलॉक कर सकते हैं फ्री क्लासेस को। तो कोई भी चार्जेस नहीं है, बस अनलॉक कोड में प्रतीक्षा टेट आपको लिखना होगा। इसके साथ ही द अल्टीमेट प्रिपरेशन फॉर सीटेट पेपर 1 और 2 आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है और ये आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी और ये 31 मार्च 2021 से स्टार्ट हो रहा है। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन है, आपको बार बार हर बैच के लिए पे नहीं करना है और आप डिस्काउंट पा सकते हैं मेरा रेफरल कोड यूज़ करके। और किसी भी लाइव क्लास को फ्री अनलॉक करने के लिए आप प्रतीक्षा टेट लिखना ना भूलें। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप देख सकते हैं, ये सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, तो आप चार्ज देकर भी टेट प्लस सब्सक्रिप्शन का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। आपने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप यानी कि मॉडल है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, ये घूमते हैं। इन्हें चौक या लट्टू की तरह घुमाया जा सकता है और इसी तरह हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष यानी कि धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीप, महासागर और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो स्थान की वो क्या होती है? सापेक्ष स्थिति कहलाती है। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। और जब हम किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उस स्थान की उसको वास्तविक स्थिति कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है और इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड और देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं हमेशा लेटी हुई होती हैं। ये सभी रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है, तो काल्पनिक अक्ष यहाँ पर घूमती है। यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरता है। लगभग गोल आकार की है पृथ्वी और इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं जहाँ से किसी स्थान की दूरी मापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में 2 ऐसे बिंदु हैं जहाँ से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों से बराबर दूरी पर है, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, बिल्कुल बराबर दूरी, यानी कि बीच में से जो रेखा काटती हुई जाती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है और दोनों की बराबर दूरी होती है भूमध्य रेखा से। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे है। यह रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग सारा क्या कहलाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री पर है। यहाँ से उत्तरी ध्रुव और यहाँ से दक्षिणी ध्रुव, तो ये पूरा उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी ओर दक्षिणी गोलार्ध कहलाया जाता है। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप या को अक्षांश कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अंश में मापा जाता है, यानी कि कितने अंश है।
कितने डिग्री है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं, इस कारण इन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ये रेखाएं बनी हुई हैं, ये सारी क्या है? समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि ये आपस में जो दूरी है सभी की सेम है चारों तरफ से। ये नहीं कि यहाँ पर कम लग रही है वहाँ पीछे की तरफ ज़्यादा होगी, ऐसी नहीं होगी, सभी तरफ से समान होती है और इनको अंश यानी कि डिग्री में नापा जाता है। भूमध्य रेखा को 0 अंश अक्षांश माना गया है, यानी कि 0 डिग्री पर कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। चूंकि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप क्या हो गया? 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। तो आप देखेंगे ये गोल है, ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब चारों तरफ चीज़ें हो गई, यानी कि एक कोण ये इस तरह का कौन सा बनता है? समकोण बनता है। समकोण क्या हो गया? 90 डिग्री का। तो एक समकोण ये है, दूसरा समकोण ये है, तीसरा समकोण ये है और चौथा समकोण ये है। तो चारों समकोण मिला के कितना हो गया? 360 डिग्री। क्लियर हो गया? तो इसका माप कितना है? 360 डिग्री का है, 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आप देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और इसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है वो क्या होगी? घटती चली जाएगी। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, तो ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है और इसकी लंबाई कितनी है? 4076 किलोमीटर। जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो लंबाई होती है वो 0 होती है। अब आप इस तरह से, मैंने एक गोला बनाया, आप देखोगे ये बीच में हमने एक लाइन की, सबसे बड़ी हुई, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर बहुत ही ऊपर की तरफ छोटी सा पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही सेम नीचे भी चलेगा, छोटा सा पॉइंट आ गया। तो ध्रुवों की तरफ 0 डिग्री और रहेगी लंबाई, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर जाते जाएंगे अक्षांशों की जो रेखाओं की लंबाई है वो कम होती चली जाएगी। तो सबसे लंबी रेखा बीच वाली ही होगी जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और उसकी लंबाई कितनी है? 4076 किलोमीटर। तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, 0-0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ होती है कर्क रेखा। अगर दक्षिणी की तरफ है रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश, तो उसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऊपर आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिका है, तो इसलिए ऊपर वाले को आर्कटिक वृत्त कहेंगे और नीचे वाले को अंटार्कटिका कहेंगे। एक ये अक्षांश बनाने का काम है, तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से बच्चों को करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो यदि एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 181 होगी। 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में होंगी और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, और एक भूमध्य रेखा। तो ये होती है 181 इनकी संख्याएं होंगी, किसकी? टोटल अक्षांश रेखाओं की। देशांतर रेखा क्या होती है? पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का अगर पता लगाना है तो उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ये स्थान दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है, और इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापते हैं। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं।
मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार होती हैं और इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं देशांतर रेखा। तो ये जो बीच में है, फिर आप देखोगे ये इस तरह से बॉल की तरह। तो ये जो रेखाएं हैं लंबी, इनको लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्ग माने लंबी, सीधी खड़ी हुई, इनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। अर्थात यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाओं को खींचा जाए तो ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अक्षांश वृत्तों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाई थी, इसीलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि लंदन के निकट ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या प्रधान याम्योत्तर होगी। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री देशांतर पर है। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। 0 से पूर्व दिशा में 180 डिग्री है और जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? पूर्वी देशांतर कहते हैं। और इसी प्रकार पश्चिम दिशा में भी 180 डिग्री है, जिसे हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये बीच की रेखा है, इसके पूर्व में पूर्वी देशांतर, पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री उधर, और ये 0 डिग्री पर कौन सी है? ग्रीनविच रेखा। तो बांट दी गई है, पृथ्वी को भागों में बांट दिया है, जैसे कि हम आसानी से हर चीज़ का पता लगा सकें। पृथ्वी पर 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं, जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। तो ये हिस्सा पूर्वी गोलार्ध और ये वाला पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो गेंद पर भी आप अपना स्वयं का ग्लोब बना सकते हैं, और बीच में अगर रेखा होगी तो उसे हम ग्रीनविच रेखा, जो कि 0 डिग्री पर होगी, और पूर्व पश्चिम में 180 डिग्री रेखाएं होंगी, मतलब देशांतर होंगे। जहां आपने ग्रीनविच रेखा लिखा है उसे अपने ठीक सामने रखिए और उस रेखा के बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध और दाईं ओर पूर्वी गोलार्ध बनाया जाएगा। देशांतर और समय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है। इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्योदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्योदय का समय है तो किसी अन्य स्थान पर दोपहर का होता है, और तीसरे स्थान पर सूर्यास्त का, तो चौथे स्थान पर आधी रात हो रही होती है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी याम्योत्तर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के क्या होते हैं? 12 बजते हैं, और इस समय को वहाँ का स्थानीय यानी कि लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। उस देशांतर पर जितने भी स्थान होंगे उनका समय क्या होगा? एक ही होगा। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अतः प्रधान याम्योत्तर पूर्व के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के याम्योत्तर पर स्थानीय समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। यानी कि मान लीजिए ये ग्रीनविच रेखा है, तो यहाँ जो पूर्वी इलाके में जितने भी देश आएंगे वह आगे होंगे ग्रीनविच समय से, और जो इस तरफ आएंगे वो ग्रीनविच समय से पीछे होंगे। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री
यानी कि एक चक्कर लगा लेती है। अतः पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? 15 डिग्री देशांतर, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में 15 डिग्री का अंतर होता है। और 15 डिग्री को ये कितने देर में पूरा करती है? 1 घंटे में। ठीक है, यानी कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो यानी कि 1 डिग्री को वह कितने मिनट में पूरी कर लेगी? 4 मिनट में। ध्यान रखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री है। 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा, 1 घंटा, एक यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में 15 डिग्री का अंतर होता है। और ये दूरी कितने देर में तय होती है? 1 घंटे में हो जाती है। अगर 1 डिग्री की बात करें तो कितने में बढ़ जाती है? वो 4 मिनट में बढ़ जाती है। ये चीज़ आपको रटनी है, समझनी है, तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आप आसानी से एक जगह का समय और दूसरे जगह के समय में अंतर कर पाएँ और समय भी निकाल पाएँ। यहाँ हम मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम और टाइम जोन के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ियों की समय सारणी बनाना। हमारे देश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी सीमा के बीच लगभग 290 का देशांतरी विस्तार है। अतः दोनों स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या के को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा हो और इसी मानक समय रेखा को मानक मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को सारे देश का मानक समय माना जाए। तो जैसे कि पूरे वर्ल्ड की एक रेखा मानी गई ग्रीनविच, वैसे ही भारत का भी मानक समय है। हमारे देश में मानक समय 82.5 डिग्री के जो देशांतर रेखा है उसको माना है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है और इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अर्थात जब ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बज रहे होंगे तो उस समय भारत की घड़ी में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, यानी कि आगे है, हम आगे चल रहे हैं ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे? 5.5 घंटे। पूरे विश्व को मानक समय के आधार पर समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अर्थात 7.5 देशांतरीय विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणक के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण से समझेंगे। भारत और श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा और 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं, जैसे कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध हैं। ठीक है, ऐसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बहुत सारे कटिबंध हैं। कटिबंध का मतलब है कि एक ही समय में एक ही जगह का अलग अलग समय होना। कनाडा में यहाँ दिया गया है 6 मानक समय कटिबंध है, यानी कि एक जगह कुछ और टाइम है, दूसरी जगह कुछ और टाइम है, तीसरी जगह कुछ और टाइम है। तो इस तरह से अंतर भी पाया जाता है क्योंकि उनके देशांतर में अंतर आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होगी? आपको मालूम है पृथ्वी लगभग गोल है और प्रत्येक स्थान पर पूरब या पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 1800 की पूर्वी व पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 00 देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर चलें तो हमने क्या कहा था? 1 डिग्री 4 मिनट में पूरा करते हैं, तो 180 डिग्री कितने मिनट में पूरा होगा? तो 720 मिनट, यानी कि 12 घंटे। तो 12 घंटे का समय बढ़ जाता है। तथा 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अतः 100 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रीनविच देशांतर होते हुए 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे यानी कि एक दिन के समय का अंतर आ जाएगा। इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 डिग्री देशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाता है।
अगर आप पूर्व की ओर आएंगे तो बढ़ जाएगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपका घट जाएगा। क्लियर? इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। इसे मानचित्र 3.9 यहाँ पर दर्शाया गया है। ये आप बीच में से देख सकते हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। जहाँ कोई देश या भूखंड 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहाँ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन कम हो जाता है और पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर आगे वाला दिन गिना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप जापान से यूएसए जाने वाले एक जहाज इस रेखा को सोमवार 5 बजे पार करते हैं तो दूसरी ओर रविवार को साय 5 बजे माना जाता है। इसके विपरीत, यदि यात्री रविवार को साय 5 बजे अमेरिका से जापान की ओर आता है तो इस रेखा को पार करता है तो इस और सोमवार साय 5 बजे माना जाएगा। ठीक है, अगर माना जाता है, अगर रविवार को चला है तो सोमवार माना जाता है और सोमवार को चला है वहाँ से तो रविवार माना जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ आप देखोगे जापान किस ओर है, पूरब की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है तो एक दिन कम हो गया है तो रविवार माना जाएगा, 24 घंटे कम हो गए हैं। और अगर जापान से अमेरिका से जापान में आ रहा है तो यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर आ रहा है तो एक दिन बढ़ गया है। तो क्या होगा, अगर रविवार को चला है तो दूसरे को क्या माना जाएगा, सोमवार माना जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पर विषुवत व्रत क्या होते हैं। धरातल व उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के बीचों बीच 0 अंश का काल्पनिक व्रत है। कर्क व्रत क्या है, धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 230 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत। मकर व्रत क्या है, धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 230 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत। आर्कटिक व्रत, धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 660 की कोणीय दूरी पर खींचा काल्पनिक व्रत। और अंटार्कटिका व्रत, दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत व्रत से 660 कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक व्रत है। तो ये था आज का चैप्टर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखकर पूछें। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।